बात मैनपुरी की हो रही है, जहां पर नेताजी की सहानुभूति लहर या उनके नाम पर श्रद्धांजलि मांगी जा रही है कि ईवीएम का आप लोग बटन दबाएं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है। आप गोमती रिवर फ्रंट लेकर आए उपचुनाव के अंदर, तो अब कहा जा रहा है कि जानबूझ के एक बार फिर परिवार तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चाचा भतीजा साथ हुए तो अब हर हथकंडे अपनाए जाएंगे, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का। परिवार तो नहीं, चाचा भतीजे साथ नहीं है, परिवार एक साथ नहीं है, और उसका प्रमाण है कि आपके इस पैनल डिस्कशन में अल्पना वाजपेयी जी और कपिल श्रीवास्तव जी दो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बैठे हैं। अगर ये दोनों एक साथ हो गए होते तो पार्टी का विलय कर लेते, एक साथ हो गए होते तो अलग अलग प्रवक्ता बैठाल करके एक साथ बातें ना कहनी पड़ रही होती। मुझे लगता है ये बातें ही अपने आप में स्थापित कर रही हैं कि अभी भी ये गांठ बाकी है, और यही गांठ अभी चुनाव के बाद फिर आपको खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। फिर इनको चाचा को स्वतंत्र किया जाएगा, चुनावी चाचा बना करके सामने रखा गया है। और जहां तक बात जांच की रही है, जांच को आंच नहीं होनी चाहिए। ये जांच तो एजेंसियों का काम है और एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में हर समय कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, कभी निकाय का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव। तो क्या जांच एजेंसियां काम ना करें और गैर जरूरी मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों समाजवादी पार्टी कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने किए गए कार्यकाल के आधार पर हिसाब किताब जाकर रखे? सहानुभूति के बावजूद अखिलेश यादव जी को गली गली जाकर के हाथ जोड़ना पड़ रहा है, वोट की अपील करनी पड़ रही है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव उस पर जवाब देंगे। कपिल श्रीवास्तव, यहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने चुनावी चाचा को पेश किया है आगे। चुनाव के बाद ये जो कहते हैं ना कि बंधन टूट गया, जोड़े से जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वो गांठ भी जो है वो खुल जाएगी इस चुनाव के बाद में। अभी तो सिर्फ चुनावी चाचा है। बीजेपी लगातार जनता के बीच में जाकर कह रही है ये केवल चुनावी गठबंधन है, अंदर की गांठें अभी नहीं खुली हैं और ये इसका असर उपचुनाव के बाद दिखेगा। मतलब परिवार एक नहीं है। देखिए, परिवार एक नहीं है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके तो पास तो परिवार ही नहीं है, नफरत करते हैं परिवार वालों से। और परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ना, गैर संवैधानिक काम करना, सरकारें चलती हुई गिराना इनका काम है। अब मैं एक बात कहता हूं, राकेश भाई छुपा ले गए बात। आज जो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए बात हुई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है, तो मुझे एक बात आप बता दें कि सीआरपीसी के अंदर संज्ञेय अपराध 154 में घटित होने के बाद कितना जांच का समय दिया जाता है? 3 महीना, 90 दिन। उसके बाद आप युक्त के समय के अंदर ही, और आपको इजाजत लेनी होती है केस डायरी के लिए। और जब अच्छा कपिल जी, आप बेशक दूसरी चार्जशीट लगा दी, लीगल बातें आप समझा रहे हो, न्यायालय में विचाराधीन है मामला। बड़ा सवाल तो यही है ना कि साच को आंच क्या? अगर कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है तो एजेंसियां अपना काम करती रहे। नहीं, आस्था जी, आप एक बात तो सुन लें, कम से कम आप पत्रकार हैं, आप नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन आप बहुत सारी लीगल बातें बता रहे हैं। आम जनता हो सकता है इन पेचीदगियों को ना समझ पाए, लेकिन वो एक लाइन जरूर सुनती है और समझती है, वो ये कि जहां सही है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, तो डर किस बात का? भी एक अधिवक्ता बैठे हुए हैं, कह दे कि कपिल श्रीवास्तव गलत कह रहे हैं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जब 3 महीने में चार्जशीट आपको देनी थी, आप 1.5 साल में पहली लाए, और पूरा चार्जशीट आप ला चुके हैं 4 साल पहले, मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो सीबीआई को कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा कि अभी कुछ तथ्य बाकी हैं, वो आपसे क्यों ले रहे हैं? अरे कब तक दिखावा करोगे? आपने चार्जशीट लगा दी क्या उनके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाई, उनको बनाया रहा मुख्य अभियुक्त। अरे सभी जनता जानती है कि आपके आरोपों में दम नहीं, और समाजवादी पार्टी से बिल्कुल नहीं डरती। और हम तो चाहते हैं कि आप यही काम करो, क्योंकि आपने पूरे विपक्ष के सामने यही काम किया है। जनता भी तो देखे कि हकीकत क्या है। ठीक है कपिल जी, आपने सीरीज में आरोप लगाए, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। ठीक है कपिल जी, बात आ गई आपकी, बोलिए राकेश जी। देखिए, कपिल जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी परिवार से चिढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार से क्या सरोकार है? देखिए, भारतीय जो परिवार व्यवस्था है ना, उसमें परिवार का मतलब एमबीबीएस यानी मियाँ बीवी बच्चों सहित केवल इतना नहीं होता है। उसमें भाई भतीजे, मामा चाचा, फूआ बुआ, ताऊ, ये सारे रिश्ते मिलकर के होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने
भाई धर्मेंद्र यादव को जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया तो उनका नामांकन कराने तक नहीं गए, उनके लिए प्रचार करने तक नहीं गए। और आज जब पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो गली गली जाकर के वोट मांग रहे हैं, उनके नामांकन में भी रह रहे हैं, रोज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। रामपुर के प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है, खतौली में गठबंधन प्रत्याशी को अकेला छोड़ दिया है, एक बार ट्वीट तक उनके लिए नहीं कर रहे। और ऐसे में कहेंगे कि परिवार को नहीं समझ रहे, कौन सा परिवार है? कर देते हैं चुनाव में मनुहार करते हैं। अलग से समय दे दूंगी आप कानूनी बात समझ लीजिए, कानूनी बात समझ लीजिए। सुन लीजिए कपिल जी, एक बार जवाब आपको फिर समय मिल जाएगा, दोबारा समय मिल जाएगा। कपिल जी बात पूरी दीजिए, एक वक्त में मत बोलिए। नहीं, एक वक्त में मत बोलिए। कपिल जी जब आप बोल रहे थे राकेश त्रिपाठी ने सुना, बीच में नहीं बोले वो। मैं अलग काउंटर के लिए समय दे दूंगी। जब चाहे जैसे चाहे जांच कर बोल रहे हैं सीबीआई ईडी पर, बोलिए राकेश जी। निवेदन कर रहा हूँ कि जरा विधि को तोड़ते हुए एक पत्रकार कैसे दे सकता है? मैं बता दे रहा हूँ, सीबीआई ईडी पर बता दे रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बात सुन लीजिए कपिल जी, उसी का जवाब दे रहे हैं। सीबीआई ने अलग अलग स्थानों पर, ईडी ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है और जहां हजारों करोड़ का घोटाला जहां पर उसमें जुड़ा होता है, वहां पर आप पुलिसिया आधार पर कह रहे हैं कि आप वहां 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर दीजिए। अरे भाई, जांच एजेंसी को जांच करने के लिए जो भी समय चाहिए होगा वो समय उसको दिया जाएगा। और किसी भी सरकार से जुड़े हुए किसी बड़े अधिकारी से अगर जांच करनी होती है, पूछताछ करनी होती है, तो परमिशन लेने का एक प्रोविजन है और वो परमिशन मांगी गई है। आप इस बात से परेशान क्यों हो रहे हैं? आप दोनों शांत हो जाइए। अगर पैसे नहीं कमाए हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है, प्रक्रिया के तहत अपना काम करेंगे, वो अपनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करेंगे। मुझे लग रहा है सीबीआई ईडी पर हमने काफी चर्चा कर ली। दोनों स्वतंत्र एजेंसियां हैं, बात मैनपुरी उपचुनाव की करते हैं, मुद्दों की करते हैं, कुछ जनता से जुड़ी बात भी हो जाए। ठीक है कपिश जी, आपने भी अपनी बात को पूरी तरह से रखा और राकेश त्रिपाठी ने भी अपने पक्ष को पूरी तरह से रखा। ठीक है, अब कोर्ट की तरह आप दोनों जिरे यहाँ मत शुरू कर दीजिए ना, कुछ जनता के मुद्दों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ अल्पना वाजपेयी भी। शांत हो जाइए कपिश जी, फिर बात रखने का मौका मिलेगा। अल्पना वाजपेयी जी, जनता के मुद्दों का कहां जिक्र हो रहा है, मैनपुरी के अंदर या रामपुर के अंदर? रामपुर में तो आप देखिए आजम खान बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं, एक बार फिर मंच पर चढ़ के कह रहे हैं मैं तो अपने ही बेटे की बर्थ प्रूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं गाय चोर हूं, क्या मैंने फर्नीचर चुराया, क्या मैं ऐसा लगता हूं, भेड़िए से सावधान रहना, इस तरह की बातें करनी पड़ रही मंचों से। मुद्दे खत्म हो गए क्या? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, वो सत्ता पक्ष में है। जब वो जाकर आदरणीय शिवपाल जी को फुटबॉल और पेंडुलम सब कह सकते हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो लोग तो अपने बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, जो दर्द उनका वो तो व्यक्त करेंगे। आपने उनको गाय चोर, भैंस चोर सब कुछ कहा था, ये सब लोग जानते हैं। मुकदमे तो उन बातों को तो वो याद करेंगे जी, मुकदमे उन पे कायम किए गए थे। तो विकास की बात तो भाजपा की सरकार लगातार कई सालों से, उन्हें बात बताना चाहिए कि उनपे, वो तो हमारे ऊपर हमेशा आरोपी लगाते रहते कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, जितने एग्जाम कराए वो सारे पर्चे लीक आउट। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं, ये सारे लफ्ज चुनावी समर में कहीं सुनने को नहीं मिल रहे कपिल श्रीवास्तव जी। रामपुर में तो आजम खान को अकेला ही छोड़ दिया गया है, वो मन से जा जाकर भावुक हो रहे हैं, कभी भेड़िया बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं बकरी चोर हूं, क्या मैं गाय चोर हूं, मेरी शक्ल पे देखो क्या लिखा। इस तरह उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है। लोकसभा उपचुनाव तो आप लोग पहले ही हार चुके हैं, सारा फोकस मैनपुरी पर है। आस्था जी, अभी तो 2022 के इलेक्शन खत्म हुए, 80 सीटें हमने कम कर दी भारतीय जनता पार्टी की, 13% मतों का अभिवृद्धि कर दिया और 200 से 210 सीटें ऐसी थी, मात्र 200 से 1000 वोटों से डिफीट, यानी 5.5 लाख मतों के अंतर पे 210 सीटें डिसाइडेड हुई। ये चिंता की लकीरें हैं भारतीय जनता पार्टी। वो जानते हैं कि आज अगर दो धुरियां एक हुई हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। जब समाजवादी एक होते हैं, एक छाया में आते हैं, तो अच्छी अच्छी सल्तनत गिर जाती है। आपातकाल का दौर आपने भी देखा होगा और आज एक आपातकाल अघोषित लगा, ये भी आप देखिएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अत्याचार, लेकिन ये सारे मुद्दे कपिल जी चुनाव में क्यों नहीं उठ रहे? मेरा वही सवाल है, ये सारे मुद्दे जो आप लोग टीवी डिबेट्स में बैठकर बोलते हैं, ये बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये खतरे में है, ये सब चुनावी मैदान में क्यों नहीं बोल रहे आप? वहां तो केवल आप नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि मांग रहे हैं, कह रहे हैं दो धुरियां एक हो गई, चाचा भतीजा एक हो गया। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी जबरा चोर है, जो सीधी में गाना गाती है और आपके सामने है। हम कह रहे हैं आप मारोगे, प्रताड़ित करोगे, हमको चिल्लाने भी नहीं दोगे। अरे ये कौन सी जस्टिस है भाई? नहीं, बिल्कुल आप सवाल उठाइए, आप चिल्लाइए, सही फोरम पर चिल्लाइए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने आपसे लिस्ट मांगी थी, उस लिस्ट का क्या हुआ कपिल जी? मैं तो रोज सपा के हर प्रवक्ता से बात पूछती हूँ कपिल जी, मैं तो रोजाना सपा के हर प्रवक्ता से बात पूछती हूँ कि शायद अब कोई जानकारी सामने आ जाए।
ईसी ने लिस्ट मांगी थी, इलेक्शन कमीशन ने, आप लोगों ने आरोप लगाया था ना हमारे 20-20 हजार वोटर हटा दिए हर विधानसभा से, जानबूझकर नाम काटा गया, तो उन्होंने लिस्ट मांगी तो थी हम कि लोगों ने लिस्ट तो दीजिए। लिस्ट भेज दी, भेज दी आपने लिस्ट? लोगों ने तो लिस्ट भेज दी। अच्छा, कुर्बानी उत्तर प्रदेश के की उसमें सभी विधानसभाओं से जो आपके 20-22 हजार वोटर्स कटे थे, जैसा आप दावा कर रहे हैं, उसकी लिस्ट आपने ईसी को भेज दी है? हर जिले की लिस्ट जा चुकी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अब वो को भेज ईसी दिया पता आपने। है, लेकिन ईसी तो सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब नहीं बता पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अभिकर्ता के रूप में ईसी काम मत करो। ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे, डंके की चोट पे कह